नमस्कार, स्वागत है बच्चों आपका ज्योग्राफी की वर्ल्ड ज्योग्राफी की फर्स्ट वीडियो के अंदर। और इससे पहले जो हमने इंडियन ज्योग्राफी की है जिसके अंदर हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लिए हैं। इंडियन ज्योग्राफी को हमने विद सेक्शन किया है, सॉइल ऑफ इंडिया, क्लाइमेट ऑफ इंडिया, भारत की हमने वहाँ पर कृषि के बारे में जाना था, भारत की लोकेशन के बारे में जाना था, पर्वत, दर्रे, ड्रेनेज सिस्टम, ये सारी चीज़ें हमने, जनसंख्या, जनजातीय, परिवहन, उद्योग, इन सब चीज़ों को हमने देखा था विद प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन के साथ। यानी हमने क्वेश्चन ही क्वेश्चन डिस्कस किए हैं जो प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, प्रीवियस ईयर्स इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप अगर उनको करके लेके जाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वही क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं और आपका इससे एक तरीके का कॉन्सेप्ट भी डेवलप हो जाता है। तो आज हम अपनी वर्ल्ड ज्योग्राफी की फर्स्ट वीडियो में जो है कवर करने जा रहे हैं यूनिवर्स, यानी ब्रह्मांड। अब देखिए, ये पार्ट जो वन है, यानी वर्ल्ड ज्योग्राफी का जो पार्ट वन है, इसकी वीडियो जो है वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का एक लिंक दिया मिलेगा, तो वहां से आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। इवन इस वीडियो की क्या, जो प्रीवियस इंडियन ज्योग्राफी की जितनी भी वीडियो हमने की है उनकी सभी की पीडीएफ जो है वो आप लोगों को टेलीग्राम के चैनल पर जाकर मिल जाएंगी, जहां जिसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने है कि पृथ्वी के सबसे निकट कौन सा तारा है। अब इसमें पूछा गया है कि पृथ्वी के सबसे निकट कौन सा तारा है। तो देखिए, काफी सारे बच्चों को लगता है कि जो सूरज है वो तारा ही नहीं है। अरे, सूरज जो है एक तारा ही है, स्टार ही है। स्टार क्या होते हैं? जिसकी खुद की एनर्जी होती है, और जो खुद की एनर्जी होती है उसे स्टार कहते हैं, और सूरज भी एक स्टार है। तो इसलिए पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा सन ही है। तो इसमें कंफ्यूज मत हो जाना। क्लियर यहाँ पे। अब यहाँ पर जो है सूरज और पृथ्वी के बीच की जो दूरी बोली गई है 149.6 इंटू में 10⁻⁶ किलोमीटर है। सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूरज के सबसे दूर है। अब आपके सामने है, बुध हो गया, ये शुक्र हो गया, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो ये जो वरुण है वो सबसे दूरी पर है। तो यहां पर आपके सामने ऑप्शन हो जाएगा सी। क्लियर यहाँ पे। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। जो थर्ड क्वेश्चन है कि ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है, कौन सा तत्व पाया जाता है। तो ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर मात्रा में हाइड्रोजन पाया जाता है, और फर्स्ट नंबर पे हीलियम आता है। ओ, सेकंड नंबर पे, सॉरी, सेकंड नंबर पे हीलियम आता है। देखिए, तारे जो होते हैं वो हाइड्रोजन से ही बने हुए होते हैं, तो जिनके कारण उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा एनर्जी होती है, अपनी खुद की जो एनर्जी वो निकालते रहते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। नंबर वन पे हाइड्रोजन, सेकंड नंबर पे हीलियम। अच्छा, पूछा गया है कि आकाशगंगा मंदाकिनी को सबसे पहले किसने देखा था। देखिए, आकाशगंगा मंदाकिनी, या मंदाकिनी कह लो, मिल्की वे कह लो, या दुग्ध मेला कह लो, तो इसको किसने देखा था? इसको गैलीलियो गैलीली ने देखा था सबसे पहले। ये जो है आपके सामने जो ये जो इमेज है वो ए जॉर्ज लेमेंतर की है। ए जॉर्ज लेमेंतर कौन थे? इन्होंने ही जो वहाँ बिग बैंग जो थ्योरी थी उसको ही उन्होंने प्रतिपादित किया था। बताया था कि 15 अरब वर्ष पूर्व जो पूरा जो ब्रह्मांडीय पदार्थ है वो एक सघन पिंड के, एक गोले के रूप में थे। उनके अंदर विस्फोट होता है, विस्फोट होने के कारण ये जो ब्रह्मांडीय पदार्थ जो है वो चारों तरफ फैल जाते हैं, जिसे हम गैलेक्सी कहने लगे। और इसमें कहा गया है कि गैलेक्सियों का जितनी भी गैलेक्सी हैं उनको मिला लो, उन्हीं को ब्रह्मांड कहा जाता है। देखिए, पूरे ब्रह्मांड में माना जाता है कि 1000 अरब गैलेक्सी हैं। हमारी ये गैलेक्सी है, इनके अलावा 1000 अरब गैलेक्सी हैं, और प्रत्येक गैलेक्सी के अंदर लगभग 100 अरब तारे भी हैं। और हमारी गैलेक्सी में क्या क्या स्थित है भाई, क्या क्या नाम है? मंदाकिनी कह लो, आकाशगंगा, दुग्ध मेला, ये नाम हो गए, या मिल्की वे हो गए इंग्लिश में। अब गैलेक्सी के अलग अलग प्रकार होते हैं। अब सर्वप्रथम जो है वो टेलीस्कोप की सहायता से 1610 ईस्वी में गैलीलियो गैलीली ने इसे देखा था, और 2005 में स्पिट्जर स्पेस टेलीस्कोप के द्वारा इस आकाशगंगा के आकार में पूर्ण धाराओं और विभ्रम को विपरीत इस बात को स्पष्ट और साक्ष्य पेश किए गए कि जो आकाशगंगा जो आकार है वो दंड सज्जित सर्पिलाकार है, यानी बेर्ड स्पाइरल के इसकी शेप है। क्लियर। फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन का है कि ज्योग्राफी शब्द सबसे पहले किसने निर्मित किया था। इराटोस्थनीज। इराटोस्थनीज ने जो सबसे पहले जो था वो इस शब्द को यूज किया था। अभी इनका जन्म कब हुआ था भाई? जन्म हुआ था सीरिन, जो आज की डेट में लीबिया है, 276 ईसा पूर्व, ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। अब यहाँ पर दो ज्योग्राफी शब्द जो है वो इन्होंने ही निर्मित किया था। सिक्स्थ क्वेश्चन है, ग्रह गति का केपलर नियम बताता है कि कालावधि का वर्ग डैश के बराबर होता है। डैश के बराबर यानी ये बराबर होता है अर्ध दीर्घ अक्ष के घन के बराबर। तो इसका आ जाएगा अपने सी आंसर हो जाएगा। क्लियर यहाँ पे। तो केपलर के 3 लॉ थे। 3 लॉ में पहला लॉ था कि जो सूरज होता है, सूरज के चारों तरफ जो है पृथ्वी या फिर कोई ग्रह जो इलिप्टिकल शेप में चक्कर लगाएंगे। अब ये एक तो ये था, और दूसरी ये थी कि भाई जो इलिप्टिकल शेप है, चलो मैं इसको रफ करता हूँ, आपको समझाता हूँ।
उसने अपनी एक इलिप्टिकल शेप में चक्कर लगाया। ये चक्कर लगाया, मान लें कि इसका केंद्र ये है, यही होता है इसका अक्ष, अक्ष कहा जाता है, ये अक्ष होता है, ठीक है। ये क्योंकि इलिप्टिकल होता है, इसको डायमीटर नहीं कह सकते, इसको अक्ष कहते हैं। इस अक्ष में भी कौन सा है, ये दीर्घ होता है, एक ये वाला होता है, ये लघु होता है। ये दीर्घ होता है, ये लघु होता है। हमें दीर्घ की बात करनी है, तो केपलर ने कहा कि जो दीर्घ अक्ष है, इस दीर्घ अक्ष को क्या करो, इसका हाफ मुझे दे दो, इसका हाफ मुझे बता दो, इतना से इतना डिस्टेंस बता दो, तो मैं ये बता दूंगा कि वो कितनी देर में जो है वो अपना एक चक्कर पूरा करेगा कोई ग्रह। तो ये उसने केपलर ने बात बोली थी। क्लियर यहाँ पे। तो यहाँ पर बोला गया था जो टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड का जो वर्ग होता है, टाइम पीरियड प्रोपोर्शनल होता है। किसके प्रोपोर्शनल होता है, जो ये जो इसका हाफ, ये जो हाफ हो गया ना, ये पूरा हो गया ना, ये पूरा मान लो 2a था, ये पूरा मान लो 2a था, और इसका हाफ करें यानी a हो गया, यानी a का क्यूब। तो ये होता है अपना, इसमें बता दिया जाता है कि ये जो ग्रह है वो कितनी देर में एक चक्कर कंप्लीट किया जाएगा। तो ये किसने बताया था, गैलीलियो ने बताया था, और गैलीलियो नहीं, केपलर ने बताया था। अब 7वें क्वेश्चन में है कि सूर्य हो गया, चंद्रमा हो गया तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय हमें दिखाई या चमकती हुई प्रतीत होती हैं, वो क्या कहलाती हैं, वो खगोलीय पिंड कहलाते हैं। क्लियर यहाँ पे। तो यहाँ पर आपके सामने 7th का सी हो गया। 8th में धूमकेतु किसके गिर्द प्रक्रमण करते हैं, तो धूमकेतु जो है वो सूरज के तरफ, यानी चारों सूर्य की तरफ प्रक्रमण करते हैं। धूमकेतु सौरमंडल के क्या होते हैं, पत्थर, धूल, बर्फ और गैस के बने हुए छोटे छोटे पिंड होते हैं। यह प्रवलयाकार और अंडाकार पथ में सूर्य की चारों तरफ परिक्रमा करते हैं। अधिकतर धूमकेतु बर्फ, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, अमोनिया और अन्य पदार्थ जैसे सिलिकेट हो गया, कार्बनिक मिश्रण, इनके बने हुए होते हैं। धूमकेतु मुख्यतः 3 इसके भाग होते हैं, जैसे नाभि होता है, कोमा होता है, पूंछ होता है। तो ध्यान रखना, इस चीज को पूछ लिया जाता है ये एग्जाम में। 9th क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सौर परिवार का सदस्य नहीं है, तो वो है निहारिका। तो इसके अंदर एसएससी सीपीओ के अंदर देखिए प्रीवियस ईयर के अंदर आए हुए हैं 2008 2009। तो यहाँ पर निहारिका जो है वो सौर परिवार का सदस्य नहीं है। एक आकाशगंगा में निर्मित शुरुआत हाइड्रोजन गैस से बनने विशाल बादल के संचयन से होती है, जिसे निहारिका कहा जाता है। समझो जरा निहारिका क्या होती है। क्रमशः इस बढ़ती हुई निहारिका में गैस के झुंड विकसित हुए। निहारिका को सौरमंडल का जनक माना जाता है, जनक ही होता है जो उसके ध्वस्त होने व क्रोड के बनने की शुरुआत लगभग 5.6 अरब वर्ष पहले हुई। ग्रह लगभग 4.6 से 4.56 अरब वर्ष पहले बने। हमारे सौरमंडल में सूर्य, ग्रह, उपग्रह, लाखों छोटे छोटे पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, ये जो चीजें हैं वो धूलकण इसमें मौजूद हैं। अब पल्सर होते हैं, भाई पल्सर क्या होते हैं, देखिए पल्सर होते हैं तेजी से घूमने वाले तारे। पल्सर एक उच्च चुंबकीय घूर्णन करने वाला एक न्यूट्रॉन तारा है। यह एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विकिरण की बीम उत्सर्जित करता है। तेजी से घूमने के कारण ही इसका नाम पल्सर पड़ा है। अब पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया सूर्य से विकसित होने वाली ऊर्जा का मुख्य कारण है। देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एसएससी सीपीओ 2 जुलाई सेकंड टीयर 1 सचिव टीयर 1 टीयर 2 दोनों के अंदर, टीयर 1 नहीं, मतलब कि ये पूछा गया था आपकी सेकंड शिफ्ट के अंदर और फर्स्ट शिफ्ट के अंदर भी ये पूछे गए थे ये। अब यहाँ पर बात करें कि क्या है भाई, तो इसका आंसर हो जाएगा आपके सामने भी नाभिकीय विलय। नाभिकीय विलय, सूर्य की अपार ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय विलय या संलयन, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इस प्रक्रिया में हाइड्रोजन के हल्के नाभिक संयुक्त होकर भारी नाभिक यानी हीलियम का निर्माण करते हैं। एक नाभिक का द्रव्यमान संयोजित नाभिकों को संयुक्त द्रव्यमान से कम होता है। यही द्रव्यमान क्षति ऊर्जा में परिवर्तित होती रहती है। अब 12th क्वेश्चन है, पृथ्वी सूर्य से अपना अधिकतम दूरी पर होती है। भाई कब होती है ये आपके सामने है। एक तो ये रहा 3 जनवरी, आपके सामने यहाँ पर किलोमीटर भी है। एक है यहाँ पर 4 जुलाई, ये आपके सामने किलोमीटर भी है। तो आप बता सकते हो कि इस पृथ्वी जो है वो सूरज से कब सबसे ज़्यादा दूर होती है, तो वो होती है 4 जुलाई को। तो यहाँ पर हो गया आपके सामने डी इसका आंसर। अब इसी में बताया गया कि 3 जनवरी को सबसे कम दूरी होती है। और इन परिघटनाओं को क्रम से क्या कहा जाता है, अपहेलियन और पेरिहेलियन। ये हो गया अपहेलियन और ये होता है पेरिहेलियन। ये नाम भी पूछे जाते हैं कि भाई ज़्यादा दूरी होने को क्या नाम कहा जाता है, कम दूरी होने को क्या नाम कहा जाता है। हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में ही आपके सामने। सामान्यतः इस परिघटना की यही स्थिति रहती है, परंतु इनमें थोड़ा बहुत परिवर्तन हो सकता है। अब आगे चलते हैं। पूछा गया है कि 13th क्वेश्चन में
किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है? ऑब्वियसली हमने पता ही है कि सबसे ज़्यादा दूर कब होती है? 4 जुलाई को। और सबसे नज़दीक कब होगी? 3 जनवरी को। क्लियर, यहाँ पे बी हो गया। अब आते हैं 14th क्वेश्चन में, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों की कुल संख्या। अरे मुझे लगता है कि ये तो हर बच्चा बता देगा, सीपीयू 2015 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था। 8 है यहाँ पे। क्लियर। निम्नलिखित में से कौन सा एक विशालतम ग्रह है? देखिए यहाँ पर आपके सामने जुपिटर, सैचुरन, यूरेनस, नेपच्यून, अर्थ, वीनस, मार्स, मरकरी, ये सारे आपके सामने लगा रखे हैं अकॉर्डिंग टू साइज। सबसे पहले जुपिटर यानी बृहस्पति है, फिर यहाँ पर हमारे सामने शनि है, शनि के बाद अरुण है, अरुण के बाद यहाँ पर नेपच्यून वरुण है, वरुण के बाद यहाँ पर अर्थ यानी पृथ्वी जो है वो 1 2 3 4 5 पांचवें नंबर पे आती है। क्लियर। एक ये साइज के अकॉर्डिंग। अब आपको देखना होता है कि पृथ्वी जो है वो सूर्य से कौन सी कितनी नंबर पे आती है, तो वो चीजें भी आपको ध्यान रखनी है। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक विशालतम ग्रह है? वो हो गया आपके सामने बृहस्पति। अच्छा, सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? अरे ये तो आप लगा ही सकते हो, बृहस्पति हो गया। क्लियर। यहाँ पे डी इसका आंसर हो जाएगा। देखिए एसएससी सीपीयू 2009, एसएससी असिस्टेंट टैक्स 2007, इनमें से कौन सा पृथ्वी के आकार की तुलना में छोटा ग्रह है? अब मुझे लगता है कि आप बता भी कर लोगे। सी हो गया यहाँ पर। सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? शनि है। अब आगे चलें, सौरमंडल के 4 सबसे विशाल ग्रह अवरोही क्रम में। अब आपको देखिए सिर्फ और सिर्फ आपको साइज पता है, उससे कितने सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा इसका आंसर सी। क्लियर। अच्छा, बुध ग्रह के उपग्रहों की संख्या है कितनी है भाई? बुध ग्रह के जो यहाँ पर है 0 है। तो देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि कितने ऐसे ग्रह हैं जिनकी संख्या जो है उपग्रहों की संख्या 0 है। तो एक हो गया बुध और एक हो गया शुक्र। पृथ्वी का 1 है, मंगल के 2 हैं, बृहस्पति 79 है और शनि जो है वो 82 है। यूरेनस यानी अरुण जो है वो कितने हैं? 27 है। वरुण जो है वो 14 है। तो इस चीज को भी ध्यान रखना है क्योंकि पूछ लिया जाता है। देखिए निम्न में से कौन से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं है? अरे बुध और शुक्र है, तो बी हो जाएगा यहाँ आपके सामने इसका आंसर। क्लियर। अब एक और पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस ग्रह का कोई चांद नहीं है यानी उपग्रह नहीं है? तो कौन सा हो गया? बुध हो गया यहाँ पर। क्लियर। अब एक और, यूरेनस के कितने उपग्रह हैं? देखिए इससे ही रिलेटेड क्वेश्चन बने हुए हैं। तो यूरेनस के हो गया आपके सामने 27। क्लियर। अब आगे चलते हैं 24th में निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घावर्ती होता है? तो ये हमने अभी देखा, ये सब किसने देखा था? केपलर ने ये बात बताई थी। अच्छा, बुध जो है, बुध नक्षत्र में एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है? ये सबसे ज्यादा आपको जानना जरूरी है कि बी 88। बुध सूर्य के सबसे निकट है। बुध सूर्य की परिक्रमा, देखिए सबसे निकट होने के बाद भी सबसे गर्म ग्रह नहीं है, सबसे गर्म ग्रह शुक्र है। तो बुध सूर्य के सबसे निकट ग्रह हो गया। बुध सूर्य की परिक्रमा करने वाले में लगभग 28 दिन का समय लेता है सूर्य के चारों तरफ। अतः एक वर्ष में दिनों की संख्या में 88 होती है, किंतु बुध ग्रह में एक दिन पृथ्वी के दिन की अपेक्षा अधिक होता है। बुध का एक दिन पृथ्वी से लगभग 59 दिनों के बराबर होता है। क्लियर। अब आते हैं 26 में पूछा गया कि निम्नलिखित में से किसके भीतर बृहस्पति का गैलीलियन उपग्रह नहीं है? अब यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन दिए हैं, तो ये आया हुआ है एसएससी सीजीएल 2013 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था टियर 1। तो यहाँ हो गया आपके सामने डी डिमोस। बृहस्पति सूर्य से 5वां और हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह हो गया। बृहस्पति के 79 प्राकृतिक उपग्रह हैं। 4 चंद्रमा आयो, यूरोपा, गैनेमीज और कैलिस्टो गैलियन चंद्रमा के नाम से जाने जाते हैं। डिमोस जो है वो मंगल का है, पूछा गया है क्वेश्चन के अंदर। तारे पूर्व से पश्चिम में किस कारण दिखाई देते हैं? क्योंकि हमारी पृथ्वी के घूर्णन के कारण। जो पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है, इस कारण हमें वो दिखाई पड़ते हैं। क्लियर। 28th क्वेश्चन पूछा गया है कि खगोल भौतिकी में ब्रह्म अंतरिक्ष में परिकल्पित होल को जहां से तारे और ऊर्जा निकलती है, क्या नाम दिया गया है? उसको कहा जाता है व्हाइट होल। खगोलीय भौतिक में ब्रह्मांड अंतरिक्ष में परिकल्पित होल को जहां से तारे और ऊर्जा निकलती है, उसको व्हाइट होल कहते हैं। श्वेत वामन ठंडा होने पर काला वामन परिवर्तित होता है। सूर्य के सबसे निकट तारा कौन सा होता है? सबसे निकट ग्रह कौन सा है? अरे मुझे तो लगता है ये आपको पता होगा, बुध हो गया यहाँ पर। ठीक है, ये हमने चीजें देख ली हैं। 8 ग्रहों में बुध सूर्य के कौन से स्थान पर आता है? पहले पर आता है। क्लियर। यहाँ पे
अब यहाँ पर है, निम्नलिखित में से पृथ्वी में कौन से खगोलीय पिंड की दूरी सबसे अधिक है? मुझे लगता है कि आप बता ही देंगे। देखिए यहाँ पर जो है, अरे यहाँ पर हो गया प्लूटो। प्लूटो नहीं है, प्लूटो अब ग्रह में नहीं आता। तो यहाँ पर अगर आपसे ऑप्शन पूछा जाए तो नेपच्यून आ जाएगा यहाँ पर। क्लियर यहाँ पे? क्लियर? तो प्लूटो नहीं है, क्योंकि प्लूटो को ग्रह की स्थिति से बाहर निकाल दिया है। बृहस्पति का द्रव्यमान है लगभग, देखिए बृहस्पति का द्रव्यमान लगभग क्या है? सूर्य के द्रव्यमान का 10वां भाग है, सूर्य के द्रव्यमान का 1000वां भाग है, या सूर्य के द्रव्यमान का 100वां भाग है, या सूर्य के द्रव्यमान का आधा भाग है। तो ये रही बृहस्पति, ये रही बृहस्पति, और ये रहा सूरज। कंपेयर कर लो तो ये हो जाएगा आपके सामने बी, 1000वां भाग है भैया। क्लियर यहाँ पे? अब आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस ग्रह का घूर्णन कक्ष अत्यधिक झुका हुआ है? भाई सबसे ज्यादा झुका कौन सा ग्रह है? वो हो गया आपके सामने बी। इसको लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं, ठीक है, इसका ध्यान रखना है इस चीज को। लेटा हुआ ग्रह के नाम से भी जाना जाता है इसको। उल्लेखनीय है कि 8 ग्रहों में शुक्र का घूर्णन कक्ष सर्वाधिक झुका हुआ है। अब यहाँ पर बात करें सौरमंडल का, सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह हो गया शुक्र, हो गया यहाँ पर। शुक्र ग्रह सूर्य की दूरी से क्रम में दूसरा आता है। सभी ग्रहों में यह सर्वाधिक चमकीला है। इसे पृथ्वी की बहन के रूप में भी जाना जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड का वायुमंडल होने के कारण सर्वाधिक तापक्रम भी इसी ग्रह पर पाया जाता है। मतलब कि ये जो ग्रह होता है यहाँ पर वायुमंडल, इसमें इसके वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड इतनी ज़्यादा है कि वो जो है इसमें ग्लोबलाइजेशन, मतलब ग्लोबल जो है इसका एटमॉस्फेयर है वो इतना ज़्यादा गर्म होता है कि जो ये बाहर जो किरणें वो बाहर भेज नहीं पाता, यहीं फंस के रह जाती हैं, जिसके कारण ये बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। अब यहाँ पर शुक्र ग्रह को शाम का तारा, भोर का तारा भी कहा जाता है। क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब पूछा गया है कि सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र है। देखिए कितने क्वेश्चंस में, 2006, 2006, 2006 एसएससी, सेक्शन ऑफिसर, टैक्स असिस्टेंट, सीपीओ, इनके अंदर पूछा गया है। अब 36 क्वेश्चन पे चलते हैं। 36 क्वेश्चन है, किस ग्रह को बोना ग्रह कहा जाता है? देखिए प्लूटो को। अब अरे क्या क्या हो गया? अच्छा बाद में आ रहा है क्या? अच्छा सी, प्लूटो को बोना ग्रह। देखिए 2006 में प्राग में हुई अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ की बैठक, ये डेट याद रखना, 2006 में कहाँ हुई? प्राग में हुई। किनकी हुई? अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ की बैठक हुई थी, जहां पे प्लूटो को ग्रहों से निकाल के ड्वार्फ प्लेनेट में डाल दिया गया था। हमारे सौरमंडल में कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना ही बड़ा है? तो हो जाता है सी, वीनस। क्लियर यहाँ पे? सिस्टर प्लेनेट भी कहा जाता है इसको, ठीक है, जुड़वा ग्रह। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह पृथ्वी का जुड़वा है? अभी आपको पता ही, आपके सामने हमने करे ही हैं, शुक्र हो गया। अब चांद की तरह प्रवस्थाएं दिखाने वाला ग्रह कौन सा है? तो ये हो गया आपके सामने शुक्र। चांद की तरह यानी फेजिस, चांद की तरह फेजिस दिखाने वाला कौन सा हो गया? शुक्र हो गया। ग्रहों में बुध और शुक्र की ही दिखने वाली फेजिस होती हैं। शुक्र का धरातल नहीं दिखाई पड़ता क्योंकि यह सघन बादलों से ढका हुआ है। शुक्र में धरातल पर तीक्ष्ण किनारों वाली चट्टानें हैं जो ज्वालामुखी उत्पत्ति का परिणाम है। यह द्रव्यमान और आकार में पृथ्वी के समान है। यह सुबह तथा शाम को दिखाई पड़ने वाले सर्वाधिक चमकीला ग्रह है। सूर्य या चंद्र ग्रहण में पृथ्वी की छाया कितने भाग में विभाजित हो जाती है? तो ये सबसे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2 भाग में हो जाती है। एक होता है अम्ब्रा, एक होता है पेनब्रा। ये पूछा जाता है, 2 भागों में विभाजित हो जाती है। अब यहाँ पर 41 क्वेश्चन में पृथ्वी के सबसे नज़दीक कौन सा तारा हो गया? यहाँ पर यह है आपके सामने ए, सूर्य। अभी हमने सबसे पहला क्वेश्चन यही देखा था। पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा सूर्य है, जो पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर है, 2 किलोमीटर दूर है। अल्फा सेंचुरी एक तारा प्रणाली है जिसमें 3 तारे हैं। 3 तारे कौन से हो गए? प्रॉक्सिमा सेंचुरी, अल्फा सेंचुरी, ए एंड बी। प्रॉक्सिमा सेंचुरी सूर्य के पश्चात पृथ्वी के सबसे निकट का तारा है। यह पृथ्वी से लगभग 4.25 प्रकाश वर्ष दूर है। अच्छा 42 क्वेश्चन में सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा अभी हमने देखा है प्रॉक्सिमा सेंचुरी हो गया यहाँ पर। अब सूर्य की पृथ्वी की दूरी कितनी है? अभी हमने देखा ही है 150 है यहाँ पर। क्लियर? ये हमने फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर भी देखा था। 44 क्वेश्चन है कि सूर्य का पृष्ठीय ताप कितना होता है? तो कितना होता है भाई? ये 6000 डिग्री सेल्सियस।
सूर्य के सतह का तापमान 6000 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो, इसके अलावा सूर्य के केंद्र का 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड होता है। सूर्य के धरातल के ऊपर वाले मंडल के 3 भागों प्रकाश मंडल, वर्ण मंडल और कोरोना में विभाजित किया गया है। संवहन मेखला की सतह अर्थात सूर्य के धरातल को प्रकाश मंडल यानी फोटोस्फीयर कहते हैं। वर्ण मंडल यानी क्रोमोस्फीयर सूर्य का वायुमंडल है। यह प्रकाश मंडल के ऊपर का एक आवरण के रूप में फैला हुआ है। कोरोना कोरोना ये वो वाला कोरोना नहीं है, कोविड वाला। कोरोना सूर्य के वायुमंडल का सबसे भारी आवरण है। जो वर्णमंडल क्या है, हाँ, जो वर्णमंडल के ऊपर पाया जाता है, इसका विस्तार कई मिलियन किलोमीटर तक पाया जाता है। अच्छा, 45th, सूर्य के बृहत्तम परत को कहते हैं, क्या कहा जाता है भाई? अभी हमने देखा ही है, इसको कहा जाता है कोरोना यानी किरीट भी कहते हैं। अब 46th क्वेश्चन है, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत किस प्रक्रिया में निहित है? अभी ये हमने देखा भी था, ये हो गया आपका नाभिकीय संलयन। देखिए, नाभिकीय अभिक्रियाओं 2 भाग होते हैं, एक नाभिकीय विखंडन होते हैं, एक नाभिकीय संलयन। ठीक है, नाभिकीय संलयन। जहाँ नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया की एक भारी नाभिक को दो अधिक भागों में टूटता है, वही नाभिकीय संलयन अभिक्रिया में 2 छोटे छोटे नाभिक आपस में संयलित होकर एक भारी नाभिकीय का निर्माण करते हैं। तारों से मुक्त होने वाली ऊर्जा, उष्मा और प्रकाश के कारण नाभिकीय संलयन अभिक्रिया है। तारों में 1 से लेकर 1.5 करोड़ केल्विन तापमान का हाइड्रोजन के परमाणु आपस में संलयित होकर हीलियम का निर्माण करते हैं। ठीक है, 2 ड्यूटेरियम और 1 हीलियम यहाँ पर बनता है। ठीक है, 1 ग्राम हाइड्रोजन के जलने से 6.86 इंटू में 10⁻⁷ ऊर्जा उत्पन्न होती है। 47th क्वेश्चन, कौन सा तत्व सूर्य में सर्वाधिक पाया जाता है? ये हमने देखा ही था, हाइड्रोजन था। ठीक है, हाइड्रोजन के बाद, अरे क्या हो रही है, हाँ, सूर्य से सर्वाधिक मात्रा में हाइड्रोजन, सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत और उसके अंदर उपस्थित हाइड्रोजन और हीलियम के विशाल भंडार है। नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया द्वारा अनवरत सूर्य में ऊर्जा पैदा होती रहती है। पृथ्वी कितनी पुरानी है, इसका निर्धारण किस प्रकार किया जाता है? काफी इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है कि भाई, पूछा ही गया है 2010 एसएससी सीजीएल के अंदर। रेडियोमेट्रिक काल निर्धारण एक तकनीक है जिसमें क्षय तत्वों जैसे चट्टानों में रेडियो समस्थानिक में क्षय होने की दर के आधार पर इसका काल निर्धारित करती है। इसका प्रयोग पुरानी चट्टानों, पृथ्वी आदि का काल निर्धारण करने में किया जाता है। 49, निम्नलिखित में से किसको लाल रंग का यानी लाल ग्रह कहा जाता है? मंगल हो गया इसका। अब सी हो गया, ये हमें सूर्य से दूरी में ये चौथा ग्रह है। तीसरे नंबर पे पृथ्वी आते हैं। आकार में दृष्टि 7वां, मतलब कि 7वां है आकार में। इसकी छवि लाल रंग जैसी दिखाई पड़ती है, इसलिए लाल ग्रह कहा जाता है। मंगल की परिक्रमा कक्षा में जाने वाले प्रथम एशियाई देश का नाम बताइए। भाई, एशियाई में पूछा गया है, भारत है। मंगल की परिक्रमा कक्षा में जाने वाले प्रथम एशियाई देश भारत है, जबकि विश्व का चौथा देश है। अमेरिका, सोवियत संघ और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसियों ने इसरो से पूर्व मंगल ग्रह की कक्षा में जाने की सफलता प्राप्त की थी। 51st क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे ब्लू प्लैनेट कहा जाता है? हमारी पृथ्वी को ब्लू प्लैनेट कहा जाता है। अब ये पूछा गया है कि 42nd क्वेश्चन में सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में जो प्रकाश है उसको कितना समय लगता है? मुझे लगता है कि हर बच्चे को पता होता है, 8 मिनट 20 सेकंड इसको लगते हैं। ठीक है, अब 53rd क्वेश्चन, सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? फिर से वही क्वेश्चन आ जाता है हमारे सामने, 8 मिनट लगभग 16 सेकंड या इतना टाइम दे रखा है। अब ये आपके सामने है 44th क्वेश्चन कि तुल्यकाली यानी सिंक्रोनस होता है, तुल्यकाली जो सैटेलाइट है जो पृथ्वी के गिर्द घूमता है, कैसे भाई? देखिए, बी पश्चिम से पूर्व, जो भूस्थिर उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर विश्व तल में पृथ्वी के चक्रण की दिशा में पश्चिम से पूर्व 24 घंटे के आवर्तकाल से चक्कर लगाता है तथा उपग्रह पृथ्वी पर स्थित प्रक्षेपक को स्थायी प्रतीत होता है। मतलब क्या है इसका भाई? मतलब ये है, पृथ्वी इस डायरेक्शन में घूम रही है तो ये भी इसी डायरेक्शन में घूम रहा है।
ये जियोसिंक्रोनस क्यों बोला? क्योंकि अगर पृथ्वी, ये देखिए ये सामने है, तो ये जब पृथ्वी यहाँ पर ये वाला फेज अगर यहाँ पर आएगा तो ये भी यहाँ पर घूम के आ जाएगा, यानी ये इसी की डायरेक्शन में घूम रहा है। अगर इसने 24 घंटों में चक्कर लगाया तो ये भी 24 घंटों में चक्कर लगाएगा, तो इसे जियोसिंक्रोनस यानी भूस्थिर उपग्रह भी कहा जाता है, इसको ध्यान रखना है। अब पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मध्यरात्रि सूर्य देखा जाता है? तो ये हो जाता है हमारे सामने आर्कटिक और अंटार्कटिक क्षेत्रों में। मध्यरात्रि की एक प्राकृतिक घटना है जो कर्क संक्रांति और मकर संक्रांति के दौरान उच्च अक्षांशों आर्कटिक और अंटार्कटिक क्षेत्रों पर देखी जाती है। यह घटना कनाडा, डेनमार्क, फिनलैंड, नॉर्वे, रूस, स्वीडन, संयुक्त राज्य अमेरिका, अलास्का में और आइसलैंड में देखी जाती है। मध्यरात्रि सूर्य का क्या अर्थ है भाई? इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है सूर्य का ध्रुवी वृत्त में देर तक चमकना। मध्यरात्रि सूर्य एक प्राकृतिक घटना जो ग्रीष्मकालीन में उच्च अक्षांश पर दिखाई देती है। इस दौरान सूर्य इन अक्षांशों पर उस समय भी चमकता है जब पृथ्वी के अन्य भागों में मध्य रात्रि का समय होता है। क्लियर? नासा ने किसका अध्ययन करने के लिए मैसेंजर सैटेलाइट लॉन्च किया था? 2010 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो बुध यानी मरकरी का अध्ययन करने के लिए 2004 में, यार ये चल क्यों, हाँ, भूविज्ञान और चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन करने के लिए भेजा गया था। मैसेंजर बुध ग्रह पर पहुंचने वाला पहला स्पेस क्राफ्ट था, जबकि बुध ग्रह पर पहुंचने वाले पहले स्पेस प्रोबा मेरियन 10 है। हम सदैव चंद्रमा की उसी पृष्ठ को देखते हैं, क्योंकि भाई क्यों देखते हैं? क्योंकि देखिए चंद्रमा का अपने अक्ष पे घूमना और पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाना वो सेम ही है लगभग, और उसी के कारण क्या होता है, हमें वही फेज दिखाई पड़ रहा होता है। अब क्या होता है कि चंद्रमा का अक्षीय और कक्षीय गति समान होने के कारण सदैव चंद्रमा का केवल एक ही पृष्ठ हम देख पाते हैं। चंद्रमा का अधिकतम 59% भाग को पृथ्वी की तरह से देखा जा सकता है। इसमें से 18% भाग को कुछ निश्चित समय पर ही देखा जाता है। चंद्रमा के 41% भाग को पृथ्वी से कभी नहीं देखा जा सकता। 59 ग्रहण के दौरान पड़ने वाली छाया का सबसे काला भाग क्या होता है भाई? यह होता है आपके सामने प्रछाया। ग्रहण के दौरान पड़ने वाली छाया का सबसे काला प्रछाया यानी उम्ब्रा कहलाता है। लघु ज्वार भाटा होते हैं, क्या होते हैं ये? लघु ज्वार भाटा, देखिए लघु ज्वार भाटा सामान्य ज्वार भाटा लगभग 20% नीचे का, और दीर्घ ज्वार भाटा जो है 20% अधिक ऊंचा होता है। ज्वार भाटा होते क्या हैं? देखिए ज्वार भाटा जो धरती जो है, धरती के ऊपर जो पानी है, आपको पता है पानी, और यहाँ पर जो है वो यानी चंदा मामा और यहाँ पर सूरज है, ये जब तीनों एक ही लाइन में आ जाते हैं तो जो पानी है इसमें उछाल आने लगता है। अब उछाल क्यों आता है? क्योंकि इनकी गुरुत्वाकर्षण के बाद, गुरुत्वाकर्षण करने के बाद जो आता है, इन्हीं को ज्वार भाटा कहा जाता है। अमावस्या पूर्णिमा के टाइम ये चीज़ें ज़्यादातर होती हैं। अब एक टाइम इससे एक चीज़ जो प्रूफ होती है कि देखिए अगर ये साइंटिफिकली हो रहा है तो वो कहते हैं ना कि ग्रहों का कहीं ना कहीं इंसान के ऊपर भी प्रभाव पड़ता है, क्योंकि इंसान का जो शरीर भी है वो भी 70% जो है वो पानी से बना हुआ, तो ऑब्वियसली हमारे ऊपर भी इसका प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। क्लियर? महासागरों की सतह पर सूर्य के और चांद के गुरुत्व के कर्षण से बनती हैं। क्या बनती हैं भैया? ज्वार भाटा बनती हैं। इसलिए इस चीज का ध्यान रखना, पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य का पारस्परिक गुरुत्वाकर्षण शक्ति, इनकी ग्रेविटेशनल पावर के कारण ही क्रियाशीलता की ज्वार भाटा उत्पत्ति का प्रमुख कारण है। महीने में 2 बार पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य एक ही सीधी रेखा में आते हैं। यह घटना अमावस्या को पूर्णिमा के दिन घटती है, और इन दिनों ज्वार अधिकतम ऊंचाई पर प्राप्त होते हैं। इससे उच्च ज्वार कहते हैं। चंद्रमास के दोनों पक्षों, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की सप्तमी या अष्टमी को सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के केंद्र पर समकोण बनाते हैं, और इनके आकर्षण बल और अपकेंद्रीय बल संयुक्त नहीं हो पाते। इससे ज्वार की ऊंचाई घटकर सबसे कम हो जाती है, जिसे लघु ज्वार कहते हैं। क्लियर? अब पूछा गया कि किसके गुरुत्वाकर्षण के कारण जो है वो, मैं इसको रफ कर देता हूँ, किसके ज्वार भाटा आता है भाई? पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा के जो गुरुत्वाकर्षण है उसके कारण ज्वार भाटा आता है। अरे मैंने सही किया ना? अरे बी है, ये बी नहीं है इसका आंसर। एक मिनट, किसके गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार भाटा आता है? पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा के। यहाँ पर ये बी नहीं है, ये गलत लग गया है, ये बी नहीं है, ये सी है इसका आंसर। 63 सागर में वृत्त ज्वार कब उठता है भाई? कब उठता है वृत्त ज्वार? भाई वृत्त ज्वार उठता है पूर्णिमा और अमावस्या, कोई भी दिन हो उन्हीं के दिन, क्योंकि ये तीनों लाइन में होते हैं। निम्नलिखित में से किस खगोलीय पिंड में हीलियम 4 प्रचुर मात्रा में होता है? यह ए
हीलियम-4 हीलियम का एक गैर रेडियो एक्टिव समस्थानिक है जो पृथ्वी पर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अच्छा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या बहुत ईज़ी भी क्वेश्चन कह सकते हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी झुकी हुई है, 23.5 डिग्री झुकी हुई है। इसके झुकाव के कारण पृथ्वी अपने तल पर 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। और यहाँ पर पूछा गया है कि अपने अक्ष पर पृथ्वी पर पूरा करती है 23 घंटे 56 मिनट। ये हो गया आपके सामने बी। ठीक है, 66 हो गया। 67, दिन और रात कैसे बनते हैं भाई? दिन और रात पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमने के कारण पर बनते हैं। तो ये होता है सी, घूर्णन की गति के कारण होते हैं। अब निम्नलिखित में से किस स्थिति पर दक्षिण गोलार्ध में शीतकालीन अयनांत को देखा जाता है? तो डी, 21 जून को। देखिए 21 जून को दक्षिण गोलार्ध में यानी विंटर सोलिस्टाइस को देखा जा सकता है। दक्षिण गोलार्ध में इस समय शीत ऋतु होती है, जबकि उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है। 69 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस तिथि पर दक्षिण गोलार्ध में ग्रीष्मकालीन, अभी हमने देख कर ही आए हैं इसको। ठीक है, 21 क्लियर। हमारे यहाँ ठंड पड़ रही होती है उत्तरी में, और दक्षिण में क्या होती है? ग्रीष्म होता है। यहाँ पर दिन तथा रात लगभग समान होते हैं। भाई कहाँ पर होते हैं दिन और रात समान? अरे ये क्या हो गया? हो गया क्या? हाँ, भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा पर सदैव दिन और रात समय हमेशा, क्योंकि यहाँ पर प्रकाश वृत्त हमेशा 2 बार बराबर भागों में बंटता है। 1 मिनट, क्लियर। अच्छा ठीक है। सुपरनोवा क्या है? सुपरनोवा हो गया हमारे सामने एक विस्फोटिक तारा है। सुपरनोवा एवं विस्फोटिक तारा का उदाहरण है जब तारा धीरे धीरे ठंडा होकर लाल रंग का दिखने लगता है, जिसमें एक रेड जायंट कहा जाता है। जब केंद्र में हीलियम कार्बन में और कार्बन भारी मात्रा में लोहा जैसे लोहा में परिवर्तित होने लगता है, जिसके कारण तारे में बहुत तेजी से विस्फोट होता है, जिसे सुपरनोवा कहा जाता है। इक्विनोक्स का तात्पर्य क्या है? देखिए ये रहा इक्विनोक्स, ये आपके सामने यहाँ पर है, और एक ये रहा इक्विनोक्स यहाँ पर है। तो इक्विनोक्स का क्या मतलब होता है? दिन और रात दोनों ही मतलब ये एक बराबर होते हैं, 12 घंटे के दिन 12 घंटे के रात होते हैं। देखिए 20 और 21 मार्च वसंत इक्विनोक्स विषुवत, और 22 और 23 सितंबर, यहाँ 22 और 23 और ये होता है हमारे सामने 20 और 21। ठीक है, इसका ध्यान रखना। शरद विषु के समय उत्तरी गोलार्ध में रात और दिन बराबर होते हैं। 20 और 21 मार्च को सूर्य उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश करता है, 22 सितंबर को दक्षिण गोलार्ध में प्रवेश करते हैं, समय विषुवत रेखा पर पहुंचते हैं। इन दोनों तिथियों पर दोनों गोलार्धों में 12-12 घंटे के दिन और 12-12 घंटे की रातें होती हैं। अब पूछा गया है कि 73 में पृथ्वी की परिधि का लगभग कितनी है? ये आपके सामने है, इक्वेटर दे रखा है, यहाँ पर आपके सामने डायमीटर सब कुछ यहाँ पर लगा रखा है, तो आपके सामने इजी रहेगा पता करने में। तो यहाँ हो गया आपके सामने पृथ्वी की परिधि जो है लगभग 24,901 माइल, यानी ये हो गया, जबकि ध्रुवों से 24,859 हो गया। अतः उपयुक्त में से कोई सा भी विकल्प इसमें नहीं है। पृथ्वी घंटा यानी अर्थ आवर क्या होता है? देखिए अर्थ आवर जो है वो 8:30 से लेके 9:30 बजे तक बनाया जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, लाइट ऑफ कर दी जाती है 1 घंटे के लिए पूरे वर्ल्ड में, पूरे अर्थ पे ही समझो इसको, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी एक तरीके से नुकसान होता है, तो इसको बचाने के लिए 1 घंटे में काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है 8:30 से 9:30। तो ये कहा था, ये डी यानी मार्च 2007 में इसको शुरू किया था सिडनी ऑस्ट्रेलिया से। अभी फिलहाल 2022 की बात बोलें तो 26, 27, 28 3 डेट निकल के आ रही थी, 26, 27, 28 मार्च कि भाई यहाँ पर जो है वो वर्ल्ड अर्थ आवर बनाया जा सकता है। 75 बिना रुकावट वैश्विक प्रसारण हेतु कम से कम कितने तुल्यकालिक उपग्रह की जरूरत होगी? तो इसके लिए जरूरत होगी 4। ठीक है, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट की जरूरत होगी। अब ये थे हमारे सामने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब वन लाइनर और देख लेते हैं कि कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन जो भी था निहारिका, आपके सामने 3 ऑप्शन दे देगा जो थे, अब वो एक नहीं है तो वो निहारिका हो गया। 11 बिलियन वर्षों पूर्व अस्तित्व में होने वाली सबसे प्राचीन कुंडलित आकाशगंगा का क्या नाम है? A1689 B11। काफी बड़ा ही अजीब सा क्वेश्चन है। सी ऑफ ट्रंक्विलिटी क्या है? चांद का एक हिस्सा है। कुपिलियर बेल्ट क्या है? बर्फीला भूमंडलीय पिंड है जो वरुण की परिक्रमा करता है। पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड चंद्रमा। 8 ग्रहों में मंगल सूर्य से कौन सी स्थान पर आता है? चौथे पे। सूर्य का चक्कर लगाने में सभी 8 ग्रहों में निश्चित पथ को क्या कहता है? कक्षा कहा जाता है। सबसे पहले किसने यह खोजा था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है? कोपरनिकस ने। देखिए क्या था, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर सबसे पहले किसने? कोपरनिकस ने। गैनीमीड नाम चंद्रमा वाले ग्रह का नाम बताइए? बृहस्पति। अच्छा,
तारों के विभिन्न समूह द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को नक्षत्र मंडल कहते हैं। खगोलीय पिंड जिनमें अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती उन्हें ग्रह कहा जाता है। हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। अर्सा मेजर और बिग बियर एक प्रकार के नक्षत्र मंडल हैं। पृथ्वी पर दिन और रात का चक्र किस कारण होता है? अपनी घूर्णन के कारण होता है, अक्ष पे घूमने के कारण। किस नक्षत्र मंडल में सप्तऋषि कहा जाता है? अर्सा मेजर को। पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन किसके कारण होता है? परिक्रमण और तथा पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकाव के कारण। दो चीजें होती हैं, एक तो झुकी होने के कारण और पृथ्वी जो है सूरज के चारों तरफ चक्कर लगा रही है उसके कारण। ध्रुव तारा कौन सी दिशा को दर्शाता है? उत्तर को। टाइटन, मिरांडा, चंद्रमा, गैनीमीड में से सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? गैनीमीड है, बृहस्पति का है ये। सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों, ये तो आपको पता ही है, क्लियर यहाँ पे। अब बुध, शुक्र, मंगल, शनि, इनमें से कौन सा एक पार्थिव ग्रह नहीं है? शनि नहीं है। एक ग्रह को अपने अक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी का क्या कहा जाता है? अपसोर, हमने देखा था। पेरिहीलियन, ये चीजें थी। एक ग्रह की अपने अक्ष से सूर्य की न्यूनतम दूरी को एपहीलियन, अपसोर। सिजगी क्या है? सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा की एक ही सीधी लाइन को स्थिति को सिजगी कहा जाता है। दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल, उन दो पिंडों के बीच की दूरी डैश होती है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। पृथ्वी के उपसौर यानी पेरिहीलियन पेरिहीलियन स्थिति किस महीने में होती है? जनवरी में। प्रत्येक वर्ष 15 दिसंबर के आसपास होने वाले जेमिनीड उल्का बौछार प्रदर्शन जिस क्षुद्र ग्रह के कारण होती है उसका नाम क्या है? 3200 फैंथोन। सौरमंडल में अन्य ग्रहों की अपेक्षा विपरीत दिशा में घूमने वाले ग्रह यूरेनस है। लाल ग्रह का ग्रह मंगल है। बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति में से किस ग्रह की परिभ्रमण गति सबसे अधिक है? बृहस्पति की। बृहस्पति, मंगल, पृथ्वी, बुध में से किस ग्रह का औसत घनत्व सबसे अधिक है? बुध का। सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्षा में पृथ्वी की गति को डैश का परिक्रमण। पृथ्वी को अपने अक्ष पर घूमने का कहलाता है घूर्णन। पृथ्वी का अक्ष अपने कक्षीय तल पर 66.5 डिग्री का कोण बनाता है, 23.5 डिग्री झुकी हुई है। पृथ्वी के व्यास का कितना भाग चंद्रमा के व्यास के बराबर है? 1/4। पृथ्वी के अपने अक्ष के पर चक्कर लगाने के समय काल को क्या कहा जाता है? रोटेशन अवधि कहा जाता है। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को क्या कहते हैं? उल्कापिंड कहा जाता है। पृथ्वी 4 मिनट में कितना अक्ष घूमती है? 1 डिग्री घूमती है। क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच पाए जाते हैं? मंगल और बृहस्पति के। ठीक है। पृथ्वी को डैश के नाम से भी जाना जाता है, नीला ग्रह। वह कौन सा है जिसने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापा था? एरेटोस्थनीज, ये ध्यान रखना। पृथ्वी की सबसे भारी परत को पपड़ी यानी भूपृष्ठ कहा जाता है। पृथ्वी की पपड़ी पर प्रमुख अंश मुख्य रूप से ऑक्सीजन और सिलिकॉन से गठित होते हैं। टाइटन किसका है? नेपच्यून का। आकार के संदर्भ में वरुण हमारे सौरमंडल में चौथे नंबर पे आता है। आकार के अनुसार शुक्र हमारे सौरमंडल पे छठे नंबर पे आता है। आकार के संदर्भ में शनि दूसरे नंबर पे आता है। आकार के संदर्भ में पृथ्वी 5वें नंबर पे आता है। आकार के संदर्भ में बृहस्पति पहले नंबर पे आता है। आकार के संदर्भ में मंगल 7वें नंबर पे आता है। आकार के संदर्भ में यूरेनस तीसरे नंबर पे आता है। पृथ्वी के बारे में कौन सी बात गलत है? आपके ऑप्शन में दिया होगा, उसमें एक बात ये जो थी गलत थी कि इसे लाल ग्रह कहा जाता है। सबूत बताते हैं कि पृथ्वी पर जीवित का अस्तित्व करीब 3.5 बिलियन वर्ष से है। मंगल, मैकमेक, प्लूटो, एरिसिस में कौन सा एक बोना है? बोना ग्रह नहीं है। मंगल किस ग्रह को एक बोना ग्रह कहकर संबोधित किया गया जाता है? प्लूटो को 2006 प्राग के में जो सम्मेलन हुआ था उसमें प्लूटो को ग्रह की लिस्ट से बाहर निकाल दिया था। प्लूटो की खोज किसने की थी? क्लाइड टॉम्बो ने। सौरमंडल के बाहर सीरियस नामक चमकीले तारे को डैश भी कहा जाता है, डॉग स्टार कहा जाता है। चंद्रमा के अध्ययन को क्या कहते हैं? सिलिनोलॉजी। देखिए पूछा जा सकता है। यदि कोई सितारा सूर्य से बड़ा है किंतु उससे 2 गुना बड़ा नहीं है तो वह एक पल्सर में परिवर्तित हो जाता है। महाद्वीपीय प्रभाव सिद्धांत की प्रस्तावना किसने दी थी? अल्फ्रेड वैगनर ने। क्लियर। तो ये तो थे आज आपके सामने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उनके वन लाइनर। उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई होगी। तो समझ में आई होगी तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। और इसकी वीडियो जो है वो आप लोगों को टेलीग्राम में एक चैनल दिया मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाकर आप वहाँ से इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं।